बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में आज का हमारा चैप्टर है नर्सिंग स्किल। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था वाइटल साइन के बारे में, और ये भी वाइटल साइन ही है। वाइटल साइन में सेकंड नंबर पे हमारे पास रिस्पायरेशन है। आज हम पढ़ेंगे रिस्पायरेशन के बारे में। रिस्पायरेशन इज ए मैकेनिज्म द गैसेज यूज टू एक्सचेंज गैसेज बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द ब्लड एंड द सेल। रिस्पिरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग प्रोसेस। कहते हैं रिस्पिरेशन की क्या डेफिनेशन क्या है। रिस्पिरेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसकी मदद से हम गैसेस का तबादला होता है। जिस्म के अंदर हम गैस को इनहेल करते हैं, अंदर लेके जाते हैं फेफड़ों में, एंड एक्सहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। सारे प्रोसेस को ये एक मैकेनिज्म है, इसको रिस्पिरेशन कहते हैं। इसमें जब हम अंदर लेके जाते हैं ब्लड में, और ब्लड से फिर होती हुई सेल्स के ब्लड के ज़रिए सेल तक पहुंच जाती है ऑक्सीजन हमारे। रिस्पिरेशन जो है इसके नीचे कुछ मेथड हैं जिसके ज़रिए से ये इसका पूरा प्रोसेस सर अंजाम पाता है। सबसे पहला प्रोसेस इसमें है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन क्या चीज़ है? मूवमेंट ऑफ गैसेस बिटवीन इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। वेंटिलेशन उस प्रोसेस का नाम है जिसमें हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं। गैसेस का तबादला होता है जिसमें ऑक्सीजन हम अंदर लेके जाते हैं और फेफड़ों में, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। गैस को अंदर लेके जाना और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये क्या कहलाता है? वेंटिलेशन कहलाता है। इंस्पायरेशन यानी अंदर लेके जाना, एंड एक्सपायरेशन और सांस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर निकाल देना। फिर आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या चीज़ है? डिफ्यूजन द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द अल्वेलाई एंड द रेड ब्लड सेल। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन जो होती है और कार्बन डाइऑक्साइड वो अल्वेलाई में जाती है, और अल्वेलाई से फिर रेड ब्लड सेल में चली जाती है, और वहाँ से वो दीगर छोटे छोटे सेल तक पहुँच जाती है और कैपिलरीज तक पहुँच जाती है ब्लड के ज़रिए। तीसरे नंबर में हमारे पास परफ्यूजन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेड ब्लड सेल टू एंड फ्रॉम द कैपिलरी। जो रेड ब्लड सेल होते हैं उनका कैपिलरीज तक पहुंचना। रेड ब्लड सेल हमारी छोटी छोटी जो ब्लड्स की नालियाँ होती हैं वहाँ तक पहुंचने के प्रोसेस को परफ्यूजन कहते हैं। द रेस्पिरेटरी से सेंटर मेडुला ऑब्लिगेंटा एंड द ब्रेन सिस्टम रेगुलेट द इन्वॉल्यूंटरी अडल्ट नॉर्मल ब्रीथ एज एन अ स्मूथ। रेस्पिरेट जो हमारा रेस्पिरेशन का मेथड होता है, ये प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का, इसको मेडुला ऑब्लिगेंटा कंट्रोल करता है जो दिमाग के अंदर होता है। इनवॉल्यूंटरी ये एक्शन होता है। अडल्ट में ये तकरीबन नॉर्मल ब्रीथ, बिल्कुल स्मूथ नरम एक ब्रीथ है, ये अनरप्टेड, उसमें किसी किस्म का इंटरप्शन नहीं होती उसमें। और नॉर्मल इंसान जो 12 से 20 ब्रीथ लेता है इन 1 मिनट। कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन वेंटिलेशन को रेगुलेट करता है CO2, O2 and hydrogen and concentration pH and arterial blood. The most important factor in blood ventilation, the level of CO2 and arterial blood. An elevation the CO2 level causes the respiratory control system and the brain increase the rate and depth of breathing. The increased ventilation effort removes excess CO2 by increasing exhalation. जब आप सांस लेते हैं तो इसको पूरे अमल को, जो एक इनवॉलंटरी एक्शन है, कुछ इरादी अफ़ाल होते हैं, कुछ गैर इरादी होते हैं, कुछ वॉलंटरी एक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चलते हैं, मूवमेंट करते हैं, पाँव की मूवमेंट करते हैं, हाथों की मूवमेंट, तो ये वॉलंटरी एक्शन होते हैं क्योंकि हम खुद से करते हैं। कुछ इनवॉलंटरी एक्शन रहते हैं जो इंसान के बस में नहीं होते हैं, जो खुद बहुत अंजाम पाते हैं। जिस तरह इंसान का हार्ट काम करता है तो वो इनवॉलंटरी काम करता है। इंसान की आँखें जो पलकें झपकती हैं, इनवॉलंटरी एक्शन होता है। वॉमिटिंग हो जाती है, इनवॉलंटरी एक्शन हो जाता है। तो इस सारे को कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लिंगेटा। तीसरे नंबर पे मैकेनिज्म ऑफ गैसेस जो होता है, ब्रीथिंग का जो मैकेनिज्म होता है वो 2 किस्म का होता है। एक होता है इंस्पायरेशन इनहेलेशन एक्टिव प्रोसेस, यानी सांस को अंदर लेके जाना। सेकेंडली होता है एक्सपायरेशन एक्सहेलेशन पैसिव प्रोसेस। एक प्रोसेस होता है पैसिव जिसमें हम गैसेस को बाहर निकालते हैं, उसको पैसिव प्रोसेस कहते हैं। सेकेंडली हमारे पास इंस्पायरेशन आ जाता है, कासिंग द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। इंस्पायरेशन जब हम करते हैं तो क्या होता है? जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, सांस को अंदर लेके जाते हैं, तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है। एब्डोमिनल ऑर्गन मूव डाउनवर्ड, जो हमारे पेट के ऑर्गन्स होते हैं, अज़ा होते हैं, वो नीचे की तरफ जाते हैं, एंड फॉरवर्ड और आगे की तरफ निकलते हैं। इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ चेस्ट की कैविटी, जो लेंथ होती है वो ज़्यादा हो जाती है, यानी इंक्रीज़ हो जाती है। ना मूव एयर एंड द लंग्स,
और इसके ज़रिए जो एयर होती है वो हमारे लंग्स के अंदर चली जाती है। सेकेंडली द डायफ्राम मूव्स अप्रॉक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर। जिस्म का डायफ्राम है तकरीबन 1 सेंटीमीटर जो है वो मूव होता है अप्रॉक्सीमेटली। इन द रिब्स रिट्रैक्ट अपवर्ड फ्रॉम द बॉडी मिड लाइन अप्रॉक्सीमेटली 1.2। जो हमारी रिब्स हैं वो बाहर की तरफ हो जाती हैं, उसमें खला ज़्यादा हो जाता है तकरीबन 1.2 से लेके 2.5 सेंटीमीटर तक। ड्यूरिंग अ नॉर्मल रिलैक्स ब्रीथ अ पर्सन इनहेल 500 ml ऑफ एयर। जो नॉर्मल पर्सन होता है जब वो ब्रीथ लेता है तकरीबन 500 ml मिलीलीटर जो एयर है वो अंदर लेके जाता है। जिस अमाउंट को क्या कहते हैं, दिस अमाउंट इज रेफर्ड एज टेडल वॉल्यूम, इसको टेडल वॉल्यूम कहते हैं। दूसरे नंबर में एक्सपायरेशन आ गई। एक्सपायरेशन सांस को बाहर निकालना या एक्सहेलेशन करना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को जिसम से बाहर निकालना सांस के ज़रिए। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन द डायफ्राम रिलैक्सेस। इसके दौरान जब हम इनहेल करते हैं, अंदर लेके जाते हैं, तो हमारा बॉडी का जो एब्डोमिनल ऑर्गन थे वो मूव डाउन और फॉरवर्ड हो गए थे। अब जब सांस को बाहर निकालते हैं दोबारा डायफ्राम क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है। एब्डोमिनल ऑर्गन रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। हमारे जो पेट के जो ऑर्गन अज़ा होते हैं वो दोबारा अपनी असली पोजीशन में चले जाते हैं। थोरिक्स डिक्रीज इन साइज। थोरिक्स जो है साइज में डिक्रीज कम हो जाता है और लंग्स जो हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं अंदर की तरफ। द रेब मूव डाउनवर्ड। जो हमारी रिब्स होती है वापस नीचे की तरफ चले जाती हैं। स्टर्नम मूव्स एंडवर्ड। स्टर्नम आगे की तरफ आ जाती है दोबारा। यानी आप सांस जब बाहर निकाल दें तो तमाम जिस्म जो हमारा दोबारा से रिलैक्स हो जाता है, अपनी असल पोजीशन में आ जाता है। तीसरे नंबर पे है पॉज। द रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन। जब हम सांस का अमल करते हैं, गैसेस को अंदर लेके जाते हैं और फिर सांस बाहर निकालते हैं, उसके दरमियान थोड़ा सा जो वक्फा होता है उसको पॉज कहते हैं। नॉर्मल ब्रीथ रेट जो होता है वेंटिलेशन, वो यूपनिया उसको कहते हैं। द नॉर्मल ब्रीथ रेट एंड डेप्थ ऑफ वेंटिलेशन इज कॉल्ड यूपनिया एंड इंटरप्टेड बाय साइन। साइन के ज़रिए अगर हम मालूम कर सकते हैं कि वो इंटरप्टेड है या अनइंटरप्टेड है। नॉर्मल ब्रीथ जब इंसान लेता है तो उसको मेडिकल टर्म में यूपनिया कहते हैं। जो टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग हमारे पास है, टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग हमारे पास दो किस्म के हैं। सबसे पहली ब्रीथिंग हमारे पास कोस्टल ब्रीथिंग है और सेकेंडली हमारे पास डायफ्रामेटिक या एब्डोमिनल ब्रीथिंग होती है। कोस्टल ब्रीथिंग हमारे पास ऐसी ब्रीथिंग है जिसके ज़रिए ऑब्जर्व बाय द मूवमेंट ऑफ द चेस्ट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। कोस्टल ब्रीथिंग हमें थोरेसिक ब्रीथिंग हमें कैसे पता चलता है, वो हमारी चेस्ट के अपवर्ड और डाउनवर्ड होने से हमें पता चलता है। कॉमनली ये अडल्ट्स में चेक किया जाता है, पता चलता है कि चेस्ट के मूवमेंट से कि ये कोस्टल ब्रीथिंग है, थोरेसिक ब्रीथिंग। सेकेंडली जो हमारे पास है वो डायफ्रामेटिक एब्डोमिनल ब्रीथिंग होती है। ये इन्वॉल्व होती है कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम। ये डायफ्राम के कंट्रैक्ट करने से और रिलैक्स होने से पता चलता है इसका, और ये ज़्यादातर छोटे बेबीज बच्चों में ये होता है। सेकेंडली कुछ फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं रिस्पायरेशन को, जिसके ज़रिए रिस्पायरेशन का अमल जो है वो मुतासर हो सकता है। इसमें फर्स्ट में जो है बॉडी की पोजीशन भी आ सकती है। अगर फॉर एग्जांपल कुछ पेशेंट हैं वो जब वो सिटिंग पोजीशन या लेइंग पोजीशन में होते हैं तो वो इजीली सांस लेने का अमल कर सकते हैं, रिस्पायरेट कर सकते हैं, या कुछ पोजीशन में ऐसे होता है कि वो सांस में उन्हें दुश्वारी होती है। फिर एक्सरसाइज के दौरान भी हमारी सांस जो है कुछ टाइम के लिए जो फूल जाती है, ज़्यादा हो जाती है। एक्सरे एक्यूट अगर पेन हो रहा है जिस्म के अंदर तो फिर भी हमारे सांस का अमल जो है कम या ज़्यादा हो सकता है। कुछ हमने मेडिकेशन ली है तो फिर भी सांस के अमल में इंटरप्ट हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से या हीमोग्लोबिन फंक्शन की वजह से। एंग्जाइटी है, अगर हम ज़हनी तौर पे कोई हमें किसी किस्म की परेशानी है, ज़हनी उलझन में है, दबाव में है, तो फिर भी सांस हमारी तेज़ हो जाती है ब्रीथिंग। इसके बाद हमारा एब्डोमिनल ट्रॉमा हुआ है, न्यूरोलॉजिकल इंजरी हुई है, अगर हमारा किसी किस्म की इंजरी हुई है या सर्जिकल हमारा ऑपरेट हुआ है तो फिर भी इसमें हमारी चेंजिंग हो सकती है और फैक्टर जो है ये अफेक्ट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे है करेक्टर्स और रिस्पायरेशन की करेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं। जब हम रिस्पायरेशन लेते हैं सेवरल कुछ करेक्टर उसमें जो नोट किए जाते हैं। एक पहले उसका रेट है कि किस रेट से रिस्पायरेट कर रहे हैं, रिदम उसका क्या है, स्लो चल रही है, तेज़ चल रही है, आहिस्ता चल रही है, उसका कितना रेट है। 12 to 20 के दरमियान एक नॉर्मल ब्रीथिंग है। फिर उसकी हम गहराई को चेक करते हैं, डेप्थ को, एंड क्वालिटी ऑफ रेस्पिरेशन ब्रीथिंग चेक करते हैं। रेस्पिरेटरी रेट इट इज़ द नंबर ऑफ रेस्पिरेशन पर मिनट। रेस्पिरेटरी रेट जो होता है कि 1 मिनट के अंदर कितनी दफ़ा ब्रीथ सांस लिया गया है उसको हम काउंट करते हैं। नॉर्मल जो रेस्पिरेटरी रेट है हेल्थी पर्सन के अंदर वो 12 से 20 साइकिल होता है पर मिनट। चिल्ड्रन में ये थोड़ा सा तेज़ होता है, मोर रेट ऑफ मोर रैपिड एक्शन होता है उनके अंदर। नीचे मुख्तलिफ ग्रुप्स दिए गए हैं। अगर न्यू बॉर्न बेबी है तो 30 से 50 में ब्रीथ लेगा 1 मिनट में।
अगर एज 1 to 2 ईयर के दरमियान एज है तो 20 से 30 ब्रीथ होगी पर मिनट। 3 से 8 ईयर ओल्ड है तो तकरीबन 18 से 26। 9 से 11 ईयर एज है तो 16 to 22। अगर 12 ईयर से ऊपर अडल्ट एक बंदा है नॉर्मली, उसमें 12 से 20 नॉर्मली ब्रीथ रेट होता है। रिस्पिरेटरी रेट जो होता है फिर टिकेपनिया, अगर क्विकली शेलो रेट है, तेज़ ले रहे हैं, अगर 20 से ज़्यादा है तो उसको टिकेपनिया कहेंगे, और अगर 20 से कम है यानी 12 से कम है तो ब्रिडेपनिया अब नॉर्मल स्लो ब्रीथिंग होगी। और अगर एपनिया सेसेशन ऑफ ब्रीथिंग यानी अगर रिस्पिरेटरी सांस नहीं ले रहा तो उसको हम एपनिया कहेंगे। और रिस्पिरेटरी रिथम इट रेफर टू द रेगुलर एंड इक्वल स्पेसिंग ऑफ ब्रीथ, ये एक नॉर्मली इक्वल स्पेस से ब्रीथ लेने का नाम है, जिसमें एक रिदम से सांस लेने का अमल होता है। रेगुलर रेस्पिरेटरी रिदम द साइकिल ऑफ इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन हैव अबाउट द सेम रेट एंड डेप्थ, एक ख़ास बिल्कुल सेम तरीके से उसकी डेप्थ भी होती है, उसकी गहराई भी होती है और उसका अमल भी होता है। इनहेल एंड एक्सहेल रिटर्न स्पिरिट पर मिनट वेल वेरी। इसी तरह आगे जब हम रिस्पिरेशन की हम डेप्थ चेक करते हैं तो उसमें हम चेक करते हैं द डेप्थ ऑफ रिस्पिरेशन द वॉल्यूम ऑफ दैट इज इनहेल एंड एक्सहेल, कि जिस कितने वॉल्यूम के अंदर वो सांस कितनी गहराई में सांस अंदर लेके जाता है और कितनी गहराई से फॉर्म सांस बाहर निकलने से पहले हमने बताया था कि जब नॉर्मल सांस बंदा सांस लेता है तो तकरीबन 500 ml जो है वो ऑक्सीजन जो है इनहेल करता है। इसी तरह ये हम चेक करते हैं कि शैलो है, तेज़ है, डीप या गहरा है, इसके ज़रिए हम उसको चेक कर सकते हैं। अगर इनक्वायर सम डिजीज़ कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जिसमें हाई फीवर वगैरह, शॉक या सीवियर पेन हो तो इसमें सांस लेने के अमल में चेंजिंग आ सकती है। फिर हमारे पास उसकी क्वालिटी है, हम क्वालिटी चेक करते हैं। करेक्टर रेफर टू ब्रीथिंग पैटर्न, बट नॉर्मल अब नॉर्मल है या अब नॉर्मल सांस ली जा रही है। फिर डिज़निया, हम डिफ़िकल्ट सांस, डिज़निया कहते हैं डिफ़िकल्ट सांस लेने को, अगर कोई पेशेंट डिफ़िकल्ट सांस लेता है तो उसको हम डिज़निया कहेंगे। ऑनसेट विद नीड एयर एंड फील स्ट्रेस। और अर्थोपनिया, अगर एबिलिटी टू ब्रीथ ओनली इन अपराइट सिटिंग पोजीशन, अर्थोपनिया कहते हैं अगर सिर्फ अपराइट और सिटिंग अगर कोई पेशेंट बैठा हुआ है तो वो सांस सही ले रहा है, लेकिन अगर वो लेटता है या खड़ा होता है तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो इसको वो अर्थोपनिया कहते हैं। फिर ब्रीथ की साउंड होती है। नॉर्मल रिस्पिरेशन जो होती है वो नोटिस, उसमें कोई किसी किस्म की सांस नहीं होती है नॉर्मल। हाउएवर सर्टेन डिजीज़ेस, कुछ ऐसी बीमारियां हैं या इलनेस हैं जिसमें ये इरेगुलर पे मेथड आ सकते हैं, जिसमें हम स्टटर है और क्रैकल साउंड होती हैं या रोन की साउंड वगैरह हमें फील होती हैं। इसके अलावा फिर हमारे पास है जी हाइपर वेंटिलेशन और हाइपो वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन कहते हैं इंक्रीज रेट ऑफ डेप्थ, अगर उसका ज़्यादा है डेप्थ, उसका कम्बिनेशन ज़्यादा है तो उसका हाइपर वेंटिलेशन कहेंगे। अगर डिक्रीज रेट है, उसकी डेप्थ कम है तो उसको हाइपो वेंटिलेशन कहते हैं। और फिर हमारे पास कोस्मल रेस्पिरेशन होती है, ये डीप ही होती है और लेबर मुश्किल से सांस लिया जाता है इसके अंदर। और सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अगर कोई हमारी प्रॉब्लम है पार्टिकुलर डायबिटिक पेशेंट के अंदर ये होता है, तो केटोसिडोसिस और डीके, बट आल्सो किडनी फेलर का पेशेंट तो उसमें कोस्टल ब्रीथिंग होती है।